वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPC-SEA गाइडलाइंस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि CPC-SEA गाइडलाइंस क्या होती हैं, इनके गोल्स क्या क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं और इसको फॉलो करने के लिए हमें कौन कौन सी चेकलिस्ट, कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कमिटी, ये जो गाइडलाइंस बनाई गई है, ये एक तरीके की कमिटी है जिसका काम है एनिमल्स जो कि हम रिसर्च पर्पस या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए हम जो एनिमल यूज़ कर रही हैं उसको सुपरवाइज्ड करना, उसको कंट्रोल करना। तो बेसिकली ये जो कमिटी, ये जो गाइडलाइंस बनाई गई है, ये उन एनिमल्स को कंट्रोल और सुपरवाइज्ड करने के लिए बनाई गई है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो वो सभी जगह जहाँ पे एनिमल्स का यूज़ होता है फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस, वहाँ पे इस कमिटी का काम होगा उनको सुपरवाइज्ड करना, कंट्रोल करना, उन एनिमल के यूज़ को कंट्रोल करना एंड उन एनिमल के यूज़ को सुपरवाइज्ड करना। तो वो सभी जगह जहाँ पे भी प्रैक्टिकल के लिए, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए एनिमल का यूज़ किया जा रहा होगा, वहाँ पे ये कमिटी, ये जो गाइडलाइन है, ये जो कमिटी है, वो उन जगहों में एनिमल के यूज़ को कंट्रोल और एनिमल के यूज़ को सुपरवाइज करने का काम करेगी। तो वो सब जगह जहाँ पे भी एनिमल यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे इस कमिटी का काम होगा। तो इस कमिटी का काम हर उस जगह पे होगा जहाँ पर भी एनिमल एक्सपेरिमेंटल पर्पस से यूज़ किए जा रहे होंगे। तो वो कौन कौन सी जगह है? वो कोई रिसर्च प्लेस हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। तो हर वो जगह जहाँ पे भी एनिमल एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे होंगे, वहाँ पे ये कमिटी काम करेगी। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। ड्यूरिंग 1960 में इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम था एनिमल क्रुएल्टी, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल। तो ये जो एक्ट था, बेसिकली ये एनिमल्स पे जो क्रुएल्टी की जा रही होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट को पारित किया गया था, जो कि 1964 में फॉर्म किया गया एंड 1998 में इसको रिवाइज्ड किया गया। तो बेसिकली CPC-SEA भी क्या है, एक तरीके का क्रुएल्टी प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ की जा रही है। इस गाइडलाइन को भी हम क्रुएल्टी प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग 2004 से पहले ये जो CPC-SEA है, ये बेसिकली 3R के प्रिंसिपल पे काम करती थी। ये जो गाइडलाइंस थी ये 3R के प्रिंसिपल पे काम करती थी। अब ये 3R कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। तो ये जो 3R है, इसमें पहला R है रिडक्शन, दूसरा है रिप्लेसमेंट और तीसरा है रिफाइनमेंट। तो ये क्या होता है, हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि ये 3R क्या क्या है। तो पहला जो है हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन जो प्रिंसिपल है ये क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिडक्शन का मतलब मिनिमाइज़ करना। तो हम इस गाइडलाइन में मिनिमाइज़ क्या करेंगे, क्योंकि ये गाइडलाइन एनिमल्स के लिए है, ये गाइडलाइन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के लिए है। तो इस गाइडलाइन में हम पहले आर को यूज़ करके, जिसका नाम है रिडक्शन, तो उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ एनिमल यूज्ड। यानी कि वो जो प्रैक्टिकल, वो जो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म होंगे उसमें कोशिश करके मिनिमम एनिमल्स को, तो मिनिमम एनिमल को यूज़ करने से क्या मतलब है कि देखिए, जब भी कोई भी रिसर्च वर्क हो रहा होता है, कोई भी प्रैक्टिकल या फिर रिसर्च वर्क हो रहा होता है, तो क्या होता है, हमेशा प्री क्लिनिकल स्टडी एनिमल्स पे लगाई जाती हैं। तो जब हम एनिमल्स पे ये क्लिनिकल स्टडी, अपनी प्री क्लिनिकल स्टडी लगा रहे होंगे, तो जिस भी मॉडल के लिए, जिस भी एनिमल्स को हम यूज़ कर रहे होंगे, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मिनिमम, कम से कम एनिमल को यूज़ करें। उससे क्या होगा, जब हम कम से कम एनिमल को यूज़ करेंगे तो हम नंबर ऑफ़ एनिमल्स जिनको हम उस एनिमल से उस मॉडल से सफ़र करवाएंगे, उस रिसर्च के लिए सफ़र करवाएंगे, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो हम कम एनिमल को पीड़ा देंगे, हम कम एनिमल को सफ़र करवाएंगे,
उस एक्सपेरिमेंट से कम एनिमल को प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली ये जो आर है इसका मतलब ये है कि हम मिनिमम से मिनिमम एनिमल्स को अपने प्रैक्टिकल, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करें, जिससे कि वो जो एनिमल के लिए जो भी ये, क्योंकि जब भी हम कोई प्रैक्टिकल लगाते हैं, जो भी एनिमल हम यूज़ कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम उनको सफ़र ही करवा रहे होते हैं उस एक्सपेरिमेंट से। तो वो हम एक्सपेरिमेंट से जो सफ़र एनिमल हो उनको हम कम करें, उनको मिनिमाइज़ करें। तो अब दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि हमारा रिज़ल्ट ही प्रॉपर ना आए। तो उस केस में क्या है कि हमें और हम अगर ऐसा करेंगे कैसे कि अगर हम एनिमल को कम यूज़ करेंगे तो हमारा रिसर्च भी वेरिएट हो सकता है, हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आ सकता है। तो उस केस में क्या है, जब भी कोई भी रिसर्च वर्क लग रही होती है, जब भी कोई रिसर्च वर्क लगती है, तो उसमें क्या है, आपको उस जो प्रपोज़ल है आपका, जो आपको प्रपोज़ल जो भी रिसर्च करनी है, तो उसको क्या है, उस मॉडल को इतना आप उस जो मेथड होगा उस मेथड को इस तरीके से आप डिज़ाइन करिए कि हम मिनिमम नंबर ऑफ़ एनिमल में हमारा काम चल जाए। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि वो जो मेथड है जिसको हमें एनिमल को यूज़ करना है उसको हम डिस्कस करें अपने फेलो, जो भी हमारे साथ के हो, कलीग्स हो, फेलो रिसर्चर्स हो, उनसे डिस्कस करके उन नंबर ऑफ़ एनिमल को मिनिमाइज़ करें, जिससे कि क्या है, हम कम से कम एनिमल्स को क्या है प्रॉब्लम दे। तो ये हो गया पहले प्रिंसिपल का काम। जो सेकंड प्रिंसिपल है उसका नाम है रिप्लेसमेंट, यानी कि हमें रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस क्या करना है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, जब भी आप एक्सपेरिमेंट लगाएंगे, तो अगर ऐसा कोई मेथड अवेलेबल है, यानी अगर मान लीजिए कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो और उसमें आपका अदर मेथड भी अवेलेबल है, एनिमल्स के अलावा अदर मेथड भी अवेलेबल है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो एनिमल को छोड़ करके दूसरे मेथड को यूज़ करें अपने रिसर्च वर्क के लिए। तो जैसे कि सेल कल्चर्स होते हैं, आपका आजकल जो सॉफ्टवेयर वाले मॉडल्स आते हैं वो हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो कोशिश की जाए कि हम उनको यूज़ करें रदर देन हम एनिमल को यूज़ करें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इससे भी क्या है, हम उन एनिमल को पेन नहीं देंगे, अननेसेसरी पेन नहीं देंगे। अब थर्ड है हमारा रिफाइनमेंट। अब रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है टू मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, हम जब एनिमल पे एक्सपेरिमेंट लगा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, एनिमल को पेन होता है, एनिमल सफ़र करता है उस प्रोसीजर से। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करें, हम ये कोशिश करें कि हम मिनिमाइज़ कर सकें, जितना हम कोशिश करें कि उस एनिमल को कम से कम पेन हो। उसके लिए हम अच्छा एक एनेस्थीसिया यूज़ करें या फिर कोई अच्छी एनाल्जेसिक्स को यूज़ करें, जिससे कि हम वो पेन जो एनिमल को हो रहा है उसको रिड्यूस कर सके। तो ये 3 प्रिंसिपल हैं जिस पे CPCSEA बेस्ड था 2004 से पहले। इन 2004 CPCSEA ने एक 4R को इंट्रोड्यूस किया और उसको एक्सेप्ट किया। और ये 4R क्या था, ये 4R था रिहेबिलिटेशन एंड रीयूज़। अब रिहेबिलिटेशन एंड रीयूज़ जो प्रिंसिपल है इसका क्या मतलब है, इसमें क्या है, रीयूज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एनिमल इफ नॉट ट्रीट विद एनी टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यानी ये जो प्रिंसिपल आया इसके अंदर ये कहा गया कि अगर आपने ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वो जो एनिमल्स जिनको यूज़ किया है उनको आपने ऐसा कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं दिया है, ऐसा कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं दिया है, तो आप उन एनिमल्स को आफ्टर द एक्सपेरिमेंट दोबारा से अपने न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करिए। जिससे कि क्या होगा, जिससे कि अब आप नए एनिमल्स को नहीं लाओगे, अपने उस प्रोसेस से गो थ्रू होने के लिए नए एनिमल्स को नहीं लाओगे, तो आप कम नंबर ऑफ़ एनिमल्स को पेन दोगे। तो इसलिए ये प्रिंसिपल लाने का मेन ये एम था कि अदर फर्दर एनिमल्स उस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से पेन में ना आए, उसको रिड्यूस करने के लिए उन एनिमल को जिनको आपने पहले से यूज़ कर रखा है उसको, अगर आपने ऐसा कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं दे रखा है, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं दे रखा है, तो आप उनको एक प्रॉपर वॉशिंग पीरियड पे रखिए
और उसके बाद उनको अपनी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करिए। क्योंकि देखिए जो एनिमल्स एक्सपेरिमेंट में यूज़ हो रहे हैं वो उस चीज़ से हैबिचुअल हो चुके होते हैं, उस इन्वायरमेंट से हैबिचुअल हो चुके होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट से हैबिचुअल हो चुके होते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, के लिए आप उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नए एनिमल्स लाते हो फिर से उनको उस एक्सपेरिमेंट में अडाप्ट करवाओगे, उनको फिर से नए एनिमल्स को पेन दोगे, इससे अच्छा है कि आप उन्हीं एनिमल्स को दोबारा से रीयूज़ करिए। क्योंकि उनको क्या है, हैबिटेट है वो उस चीज़ के लिए, वो इस चीज़ के लिए क्या हैबिटेट हो चुके हैं। तो इसलिए उनको आप यूज़ करवा सकते हैं, इसको आप यूज़ करिए। ये हमारा 4th प्रिंसिपल था। तो अब ये तो हो गए हमारे प्रिंसिपल की बात। अब हम बात कर लेते हैं गोल्स के बारे में कि CPC-SEA का गोल्स क्या है। तो बेसिकली ये जो CPC-SEA को फॉर्मुलेट किया गया, ये वो एनिमल्स जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किए जा रहे हैं उनकी ह्यूमन केयर को बढ़ाने के लिए किया गया। उनको क्या है, उनकी ह्यूमन केयर को बढ़ाने के लिए किया गया। मतलब कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हम एनिमल को यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम उनका प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो क्या है, सिर्फ हमने अपने काम के लिए उनको यूज़ किया फिर हमने उनको छोड़ दिया, नहीं। इसलिए इस CPC-SEA को फॉर्मुलेट किया गया कि हम उनकी प्रॉपर केयर कर सकें, हम उनको अच्छे से रख सकें, अच्छे से खिला पिला सकें, उनका अच्छे से केयर कर सकें। उसके लिए इस CPC-SEA को फॉर्मुलेट किया गया। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड अननेसेसरी पेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर का मतलब क्या है, वो एनिमल्स जिनको हम यूज़ कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हम क्या करें, जिन एनिमल्स को हम यूज़ कर रहे हैं उनके पेन को रिड्यूस करें बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। यानी कि जो अननेसेसरी पेन हम उनको दे रहे हैं उनसे उनको क्या करें, रिड्यूस कर सके, अवॉइड करवा सके। जैसे कि बिफोर का मतलब क्या हो गया, ऐसे हम प्रैक्टिकल लगाते तो बोलते हैं ना कि आप 24 आवर पे फास्टिंग पे रख दो, तो एक तरीके का आप एनिमल को पेन ही दे रहे हो। ड्यूरिंग द प्रोसीजर उनको पेन होता है, आफ्टर द प्रोसीजर भी उनको पेन होगा, उनका रिजल्ट जो भी रहेगा। या फिर अगर एनिमल डाइड हो गया है तो फिर आपने उसको ऐसे छोड़ दिया तो वो भी तो सही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि हम हर उस स्टेप पे, जिस भी स्टेप पे हम एनिमल को यूज़ कर रहे हैं उसके पेन को मिनिमाइज़ करवाने का काम करें। तो ये CPC-SEA का काम क्या है, हर स्टेप पे उनको पेन को रिड्यूस करवाने का काम करें, अननेसेसरी पेन उनको ना दें। इसके अलावा क्या है, प्रोवाइड द गाइडलाइंस। ये जो CPC-SEA है ये एक गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कराती है, किस लिए, फॉर द ब्रीडिंग, न्यू एनिमल्स के लिए, ग्रोथ के लिए, हाउसिंग, मेंटेनेंस, सोर्स ऑफ एनिमल्स, एनेस्थीसिया, यूथेनेसिया, इसके लिए भी एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है। तो ये बेसिकली इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी गाइडलाइंस है, इसमें क्या क्या होता है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा गोल्स की बात कर लेते हैं फंक्शंस के बारे में कि इस CPC-SEA का फंक्शन क्या होता है। तो जो हमारा CPC-SEA का पहला फंक्शन है कि पहला तो हमने बता ही दिया कि वो हर जगह जहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे उनको सुपरवाइज्ड करना, उनको कंट्रोल करना, ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा, जो भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर भी एनिमल इथिकल कमेटी है, हर इंस्टीट्यूट जिनके पास भी आपके एनिमल हाउसेस होते हैं उनके पास एनिमल इथिकल कमेटी होती है। तो जहाँ पर भी एनिमल इथिकल कमेटी है उनकी फंक्शनिंग को चेक करना, उनकी फंक्शनिंग को इफ़ेक्टिव वे में करवाना, ये होता है CPC-SEA का काम। देखिए आप अभी अपना प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तो आपको एनिमल्स चाहिए होंगे। आपके कॉलेज में भी एक एनिमल हाउस होगा, तो हर एनिमल हाउस को एक एनिमल इथिकल कमेटी होती है, जिससे क्या होता है, जो उस एनिमल हाउस को चेक करती है, उस एनिमल हाउस को चेक करेगी, तो उसको एनिमल हाउस को चेक करेगी कौन, एनिमल इथिकल कमेटी। और कौन सी एनिमल इथिकल कमेटी, इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिकल कमेटी, यानी उस इंस्टीट्यूट की एनिमल इथिकल कमेटी जो होगी वो उसको चेक करेगी, उसका रख रखाव देखना, उसका हर चीज़ मेंटेनेंस देखना, वो उसका काम होगा। तो वो जो एनिमल इथिकल कमेटी होती है वो लिंक होती है, किसकी लिंक होती है, वो लिंक होती है CPC-SEA के लिंक। क्योंकि देखिए
CPCSEA का तो काम क्या है, हर जगह पे कंट्रोल करना, जहाँ पर भी एनिमल एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं हर उन जगहों को कंट्रोल करना। तो CPCSEA कैसे कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि इतने इंस्टीट्यूट है, इतने रिसर्च सेंटर्स हैं, तो कहाँ कंट्रोल कर पाएगी। तो इसलिए हर इंस्टीट्यूट में खुद के एक इंस्टीट्यूट का एनिमल एथिकल कमेटी होती है जो कि CPCSEA को रिपोर्ट सेंड करती है, ठीक है। और ये जो CPCSEA है ये इसको चेक करेगा मतलब एनिमल एथिकल कमेटी को चेक करेगा जो इंस्टीट्यूट में है, जिसकी वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इस एनिमल एथिकल कमेटी का काम है वो सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करवाना जो कि CPCSEA में गाइडलाइंस के अंतर्गत होना चाहिए, उसको फुलफिल करवाना। और CPCSEA उस चीज़ को कंट्रोल करेगा, ठीक है। लेकिन ये एनिमल एथिकल कमेटी क्या है, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी, ये एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द इंस्टीट्यूट एंड बिटवीन द CPCSEA। तो वह इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो उसको प्रॉपर रिपोर्ट सेंड करना कि ये सब चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, ये सब क्या करेगा, ये इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी का काम होता है। तो ये क्या है, इसको इफेक्टिव वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये CPCSEA क्या है, इसको चेक करेगा। इसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन करना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल एंड ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल। तो हर जगह पे जहाँ पर भी ब्रीडिंग हो रही होगी एनिमल्स की, हम कहीं पे भी ब्रीडिंग एनिमल्स की ऐसे ही नहीं करवाते हैं। अगर वो एनिमल एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उनकी ब्रीडिंग जो होती है, उनकी ब्रीडिंग को रजिस्टर्ड करवाना, उन प्लेसेस को जहाँ पे वो ब्रीडिंग करवाई जाएगी, उन एरियाज़ को, उन सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है उन एनिमल्स का ब्रीडिंग करवाने के लिए जिनको हम एनिमल को एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। तो क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई भी ब्रीडिंग करवा के फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनिमल को यूज़ कर सकता है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, CPCSEA ने क्या रखा है कि हर एनिमल जो भी एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा होगा उनकी ब्रीडिंग कहीं भी ऐसे नहीं होगी। उन सेंटर्स को, उन जगहों को परमिशन लेनी पड़ती है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एनिमल ब्रीडिंग के लिए। ये एनिमल की ब्रीडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उस रजिस्ट्रेशन को परमिशन देने का काम CPCSEA का होता है, ठीक है। इसके अलावा वो जहाँ पे भी एनिमल्स का यूज़ हो रहा होगा एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, उसका भी रजिस्ट्रेशन CPCSEA ही करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है selection and appointment of the nominee in the institute animal ethical committee of the registered establishment। तो CPCSEA एक नॉमिनी सेलेक्ट करेगा हर इंस्टीट्यूट में। जैसे हमने आपको पहले बताया कि इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी होती है, तो उसका काम क्या होता है, उन एनिमल हाउस को चेक करना, उनको पूरी फैसिलिटी चेक करना कि है कि नहीं है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ये सब इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी का काम है। तो उसको नॉमिनी कौन करेगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा, ये CPCSEA इसको अपॉइंट करेगा, उन नॉमिनी को अपॉइंट करेगा। और इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी का जो अपॉइंट होंगे उनका काम क्या होगा, रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट का, यानी कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, उनकी फीडिंग, उनका टेम्परेचर, हर एक चीज़ का, मतलब उनको जो भी क्राइटेरिया CPCSEA गाइडलाइन में दिए गए हैं उनको फॉलो करवाना पड़ेगा। उनका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा एनिमल के आने का, जाने का, कब एनिमल आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, कितने एनिमल की डेथ हो गई, क्या रीज़न था, कौन कौन से प्रैक्टिकल लगे हैं उन एनिमल पे जो भी इस समय आपके एनिमल हाउस में प्रेजेंट है, ये सब का रजिस्टर मेंटेन करवाने का काम इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी का होगा। जिसको नॉमिनेट जो पर्सन ये काम करेगा उसको नॉमिनेट करने का काम CPCSEA का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अप्रूवल ऑफ एनिमल हाउस फैसिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय CPCSEA। तो ड्यूरिंग जब भी इंस्टीट्यूट में CPCSEA क्या होता है, अपना ऑडिट करते हैं, अपना इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद वो उनको एक रिपोर्ट देते हैं, जिसके बाद वो अपना एनिमल हाउस क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि इंस्पेक्शन, जैसे कि हर कॉलेज को जब ओपन होना होता है तो क्या होता है, उस इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन होता है। इसी तरीके से जब आपको एनिमल हाउस
कॉलेज में रखना है तो उसका भी एक इंस्पेक्शन होगा, और वो इंस्पेक्शन CPC-SEA वाले करेंगे, और वो क्या करेंगे, उसको अप्रूवल देंगे कि एनिमल हाउस में अब आपको ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। उनके पास वो अपनी चेकलिस्ट होगी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि वो चेकलिस्ट को प्रॉपर अगर वो चीज़ फुलफ़िल कर रही होगी तो वो जो CPC-SEA का मेंबर जो कि ऑडिट करने, जो कि इंस्पेक्शन करने आया है, वो उनको क्या करेगा, अप्रूवल देगा, एनिमल हाउस का अप्रूवल देगा। विदाउट अप्रूवल आप एनिमल हाउस भी नहीं कर सकते, अपने इंस्टीट्यूट में आप एनिमल हाउस नहीं रख सकते। आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम एनिमल को रख रहे हैं, हम एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसका अप्रूवल हमें CPC-SEA से लेना पड़ता है। और वो तभी देगा जब आप उनके सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करोगे, उनको हर वो फैसिलिटीज़ जो उन्होंने बोल रखी है एनिमल को, वो अगर आपने दे रखी है तब वो आपको परमिशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परमिशन फॉर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्ड यूज़ ऑफ एनिमल्स। तो परमिशन देना एनिमल को, जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होगा उसको परमिशन देना कि आप ये परमिशन, आपको ये एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन है, अब आप इन एनिमल्स को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे, अपने सेकेंड ईयर में जब जाएंगे, तो जब आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होगा कि हम ये रिसर्च वर्क करना चाहते हैं अपने M.Pharma के लिए, फाइनल जो हमारा थीसिस वर्क है उसके लिए, तो उस समय भी आपको ये जो एनिमल जो आप यूज़ करोगे उसकी भी एक मीटिंग होती है, CPC-SEA मेंबर्स के साथ मीटिंग होती है कि हमें ये प्रैक्टिकल करना है, हमें इतने एनिमल्स चाहिए, हमें इसका अप्रूवल चाहिए। फिर वो आपको अप्रूवल देते हैं उतने एनिमल को यूज़ करने के लिए, और वो जितना एनिमल बोलेंगे उतना ही आपको यूज़ भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या है, वो वही आपको क्या करेंगे, अप्रूवल देंगे एनिमल को यूज़ करने का। तो वही चीज़ ये है कि परमिशन देना कि हम ये प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रहे हैं, उसकी परमिशन भी CPC-SEA वाले ही देंगे। वो भी आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपको ये परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप अपने प्रैक्टिकल को आप परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रिकमेंडेशन फॉर इम्पोर्ट ऑफ एनिमल फॉर यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो अब प्रैक्टिकल तो हमें लगाना है, लेकिन एनिमल हमें कहाँ से लाना है। हम एनिमल, आपको कॉलेज को अगर आपके इंस्टीट्यूट को अगर ब्रीडिंग परमिशन है तभी तो ब्रीडिंग करवा सकता है, अगर ब्रीडिंग परमिशन नहीं होगी तो वो ब्रीडिंग नहीं करवा सकता। आपको ब्रीडिंग हर जगह कोई करवा भी नहीं सकता। ब्रीडिंग के लिए हमने पहले बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो एनिमल परचेज़ के लिए भी आपको एक रजिस्टर्ड जगह से उन एनिमल को परचेज़ करना होता है। तो ये जो CPC-SEA जो मेंबर्स होंगे वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कहाँ से उन एनिमल्स को परचेज़ करिए अपने एक्सपेरिमेंटेशन वर्क के लिए। तो हर जगह से आप एनिमल ले भी नहीं पाओगे ना, क्योंकि ये एनिमल्स क्या है, हर जगह नहीं मिलेंगे। ये एनिमल्स एक रजिस्टर्ड प्लेस पे ही मिलेंगे, उनकी ब्रीडिंग भी एक रजिस्टर्ड प्लेस पर ही होती है। तो वो रिकमेंड करना कि आपको एनिमल कहाँ से लेना है, ये भी रिकमेंडेशन CPC-SEA मेंबर्स ही करते हैं। इसके बाद हमारा एक्शन इन केस ऑफ वायलेशन। तो इन केस अगर फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है क्राइटेरिया को, जितनी भी चीज़ें हैं इनको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है, आप बात ले लीजिए एक्सपेरिमेंटेशन पर्पज़ से भी, अगर ब्रीडिंग पर्पज़ से भी, अगर वो पर्सन जो रजिस्टर्ड है वो ब्रीडिंग करवा रहा है वहाँ पे भी, और अगर एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी एनिमल सेल किए जा रहे हैं वहाँ पर भी अगर किसी भी चीज़ को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है, इन वायलेशन के केस में ये जो CPC-SEA है वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो ये पावर भी CPC-SEA के पास होती है। तो ये तो बात होगी फंक्शंस के बारे में कि CPC-SEA क्या क्या काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी चेकलिस्ट है जिसको फॉलो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द CPC-SEA। तो जो हमारी पहली है वो है वेटरनरी केयर, दूसरी हमारी क्वारंटीन, तीसरी हमारी सर्विलांस, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, चौथी हमारी पर्सनल हाइजीन, पांचवी है एनेस्थीसिया, नेक्स्ट यूथेनेसिया, नेक्स्ट फिजिकल फैसिलिटी, नेक्स्ट इन्वायरमेंट, नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, नेक्स्ट है रिकॉर्ड कीपिंग, नेक्स्ट है SOPs, नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ लैब एनिमल। तो ये वो सभी चीज़ें हैं जिनके लिए कुछ CPC-SEA ने कुछ पॉइंट्स बताए हुए कि इस
चीज़ों को आपको इन चीज़ों में इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो इसके बारे में एक सभी चेकलिस्ट हैं जिनको किसी भी CPCSE को फॉलो करने के लिए इन चेकलिस्ट को फॉलो करना होता है, जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।